पाहुजा साहब को खुद समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर शाह उनके कर्जे के बाद लाली की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। तभी मिस्टर शाह ने आगे कहा, क्या सोच रहे हैं पाहुजा साहब? हमें एक आइटम नंबर के लिए एक बिल्कुल फ्रेश चेहरे की जरूरत है, और जहां तक मैंने उस लड़की की फोटो देखी है तो वो इसके लिए एकदम परफेक्ट लग रही है। इंडस्ट्री में उसकी एंट्री आग लगा देगी, आग। बस वो लड़की किसी तरह हमें दिलवा दीजिए। उनकी बातों से पाहुजा साहब को अब भी कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन शाह साहब, वो इस इंडस्ट्री की है ही नहीं, वो तो किसी गांव से आई है। ऐसे में वो लड़की ढंग से परफॉर्म कर पाएगी या नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। देखिए पाहुजा साहब, आप डायरेक्शन की फील्ड में हैं। नए लोगों को इस इंडस्ट्री के लिए कैसे तैयार किया जाता है, ये आपसे बेहतर और कौन बता सकता है। और वैसे भी हम कौन सा उसे पूरी फिल्म के लिए साइन कर रहे हैं। हमें तो बस एक खूबसूरत फिगर और खूबसूरत चेहरे वाली फ्रेश लड़की चाहिए। इसलिए वो सब छोड़िए और बस इस डील के बारे में सोचिए। अगर आप उस लड़की को हमारे लिए तैयार कर लेते हैं तो आपका मार्केट में जितना भी पैसा बकाया है वो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन शाह साहब, पाहुजा साहब ने कुछ कहना ही चाहा था कि शाह साहब ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे पाहुजा साहब, मुझे वो लड़की चाहिए। बदले में मैं कह तो रहा हूँ कि आपका करोड़ों का कर्जा मेरा। चलिए, अगर आपको इतने पर भी यकीन नहीं हो रहा तो मैं ये भी जबान देता हूँ कि जिस नई फिल्म के लिए सुजॉय मेरे साथ काम करना चाह रहा है, मैं वो फिल्म भी साइन कर लूंगा। और कुछ, लेकिन वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए हमें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपकी जिंदगी की जमा पूंजी पाहुजा मैंशन की नीलामी के लिए तैयार हो जाइए। इतना कहना था कि पाहुजा साहब के चेहरे पर एक रंग सा आकर उतर गया। शाह साहब ने हथौड़ा गरम देखते हुए एक आखिरी चोट की। वैसे भी पाहुजा साहब, ये मौका आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। पूरे मार्केट में ये बात फैलने लगी है कि अब आप दिवालिया घोषित होने ही वाले हैं। इसलिए ना अब कोई सुजॉय मोशंस को किसी भी तरह का लोन देने वाला है और ना ही कोई सहारा। और दिल की बात बताऊं तो मुझे आपका घर बिकता हुआ देखकर बहुत अफसोस होगा। शाह साहब के लहजे में अब धमकी सी उतर आई थी। पाहुजा साहब अब भी खामोशी से बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर तक दिल ही दिल में खुद को समझाने बुझाने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है मिस्टर शाह, पर मुझे सोचने के लिए 1-2 दिन का वक्त चाहिए। मिस्टर शाह ने जब देखा कि पाहुजा साहब उन्हें साफ साफ हाँ नहीं कर रहे हैं तो वो तेवर में उठते हुए बोले, ठीक है, फिर हमें सोच कर बताइए, आप लड़की हमें सौंपेंगे या फिर पाहुजा मैंशन। कहकर वो थोड़े गुस्से में वहां से चले गए। पीछे पाहुजा साहब अपनी चेयर पर बैठे सारी बातों पर गौर किए जा रहे थे। उधर लतिका जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने सीधे असिस्टेंट को कॉल लगाकर पूछा, वो मिस्टर शाह ने जिस डील का जिक्र किया था वो किस बारे में थी? असिस्टेंट पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन लतिका जी के सामने किसकी चलनी थी। उन्होंने जी भर असिस्टेंट को धमकाया और बातें सुनाई। थक हार कर असिस्टेंट को भी मुंह खोलना ही पड़ा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि लतिका जी बिना पूरी बात सुने उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसलिए उसने उन्हें सारी बात बता दी। एक्चुअली मिस्टर शाह अपनी किसी नई फिल्म के आइटम नंबर के लिए किसी फ्रेश चेहरे की तलाश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने पाहुजा सर को कॉल किया था। तो फिर लतिका जी ने बेसब्री से पूछा, तो फिर क्या मैडम, अभी अभी मिस्टर शाह यहाँ से चले गए, सर ने ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्हें, जबकि सब जानते हैं कि अभी सर किसी भी डील के लिए इनकार करने की पोजीशन नहीं रखते।
आप उन्हें समझाइए मैडम कि ये डील एक्सेप्ट कर लेने में ही कंपनी की भलाई है, फालतू में क्यों सबसे पंगे मोल लेना। कहते कहते असिस्टेंट कुछ ज्यादा ही अधिकार वाले लहजे में बोलने लगा था। भला लतिका जी से ये कब बर्दाश्त होता कि एक असिस्टेंट होकर वो उन्हें कोई सलाह दे। इसलिए वो अपने असली रूप में आते हुए असिस्टेंट को डांट कर बोली, अभी हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं भंडारी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसकी सलाह तुम हमें दो। इसलिए ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा पाहुजा साहब खुद उसका फैसला कर लेंगे। लतिका जी ने उसे डांट कर फोन तो रख दिया था, मगर अब उनकी खलबली बढ़ सी गई थी। कुछ ही देर में पाहुजा साहब वापस घर लौट आए। लतिका जी ने उन्हें कमरे में जाते हुए देखा तो किचन में आ गई। फिर उन्होंने नौकरानी से कॉफी बनवाई और वो लेकर सीधा पाहुजा साहब के कमरे में पहुंच गई। साइड टेबल पर कॉफी मग रखते हुए उन्होंने एकदम मिठास भरे लहजे में कहा, अजीत, ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। लेकिन पाहुजा साहब तो अपनी ही सोच में डूबे हुए थे। लतिका जी ने कॉफी मग उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, वैसे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आपने हाँ क्यों नहीं कह दिया मिस्टर शाह को? इतने फायदे की डील तो है, और वैसे भी जैसी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हो रही है, ऐसे में हमें इससे बेहतर कोई और ऑप्शन तो मिल भी नहीं सकता। पाहुजा साहब ने उन्हें एक सख्त नजर से देखा और कॉफी का मग थामते हुए बोले, तुमने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है लतिका, मैं अगर चाहूं भी तो भी उन्हें हाँ कैसे कहूं? लतिका जी उनकी बात सुनकर चौंकते हुए बोली, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब की बार पाहुजा साहब कुछ खींचते हुए बोले, तुम्हें ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिस्टर शाह जिस नए चेहरे को अपने आइटम नंबर में लेना चाह रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि लाली है। लाली का नाम सुनते ही लतिका जी का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? लाली? उसका नाम सुनते ही उन्हें पंडित जी की कही हुई बातें याद आने लगी। ये लड़की आपके हालात एकदम से बदल देने की क्षमता रखती है। इतना याद आते ही लतिका जी की आंखों में एक अनोखी सी चमक उभर आई थी। वहां अगले दिन मुकेश के काम पर जाने के बाद नंदराय कमरे में अकेला बैठा था। कल इतने झमेले के बाद उसका सुजॉय मोशंस के स्टूडियो जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए वो मुकेश के साथ न जाकर वहीं रह गया था। लेकिन अब थोड़ी ही देर में उसे उकताहट सी होने लगी थी। इतने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ और वो कलमुही तो मिल ही नहीं रही। क्यों खाली हाथ गांव भी गया तो बाकी लोगों की तो छोड़ो, खुद अम्मा ही मेरा जीना मुश्किल कर देगी। सोचते हुए वो उठ बैठा और तैयार होता हुआ तय करने लगा, यहाँ बैठने से अच्छा है खुद ही उस छोरी की तलाश के लिए निकला जाए। वैसे भी मुकेश काम धंधे वाला आदमी है, मुझे कितने दिन लिए घूमेगा। तैयार होकर नंदराय ने नरेन के हॉस्टल के लिए ऑटो लिया और फिर बुदबुदाया, एक बार फिर से नरेन के पते पर जाकर देखता हूँ, शायद कोई खबर मिल जाए। उसका पता चल जाएगा तो कलमुही लाली की भी कोई ना कोई खबर मिल ही जाएगी। ख्यालों का ताना बाना बुनता नंदराय नरेन के हॉस्टल की तरफ बढ़ गया था। उसके दिमाग में अब बस यही बातें चल रही थी कि बस किसी तरह से लाली को ढूंढकर अपनी मूंछों की दाव बचा ली जाए, वरना गांव पंचायत में उसकी जितनी थू-थू होने वाली थी इसका उसे अच्छे से एहसास था। इधर फ्लैट में आधा दिन गुजारने के बाद लाली को एक बार फिर से नरेन की बेहद याद आने लगी थी। उसने कुछ देर तो खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल था कि एक बार फिर से नरेन की एक झलक पाने को बेचैन सा हो उठा था। वैसे भी उसे ये तो पता ही नहीं था कि लतिका जी यहाँ उसे कब तक यूं ही रखने वाली थी। ऐसे में अगर नरेन मिल जाता तो वो यहाँ आसानी से जा सकती थी। यही सब सोचते हुए उसने घड़ी देखी, जहां 1 बजने को थे।
वो एकदम से तैयार होने के लिए उठती हुई खुद से बोली, एक बार और उस पते पर जाकर देखती हूँ। वैसे भी आज तो वो नौकरानी भी अभी तक नहीं आई है। उसके लौटने से पहले पहले ही वापस आ जाऊंगी। कपड़े बदलकर लाली ने जैसे ही खुद को आईने में देखा, तभी उसे ख्याल आया, अगर उस दिन की तरह नंदराय आज भी वहां मौजूद हुआ तो? ये ख्याल आते ही उसने एक बार झुरझुरी ली और पास ही कुर्सी पर पड़ी अपनी बड़ी सी चुनरी उठाकर अपने चेहरे को अच्छे से ढांप लिया। अब कोई नहीं पहचान पाएगा। हर तरफ से खुद को निहार लेने के बाद लाली को जब ये तसल्ली हो गई कि इस घूंघट वाली चुनरी में उसे कोई पहचान नहीं पाएगा, तो वो वहां से निकल गई। ऑटो वाले को नरेन के हॉस्टल का पता देकर वो अपना चेहरा ढके हुए ही ऑटो में बैठ तो गई थी, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल एक अनजाने डर से अब भी परेशान था। हॉस्टल के पते पर पहुंचकर लाली ने एक बार गार्ड काका से नरेन के बारे में पता किया, लेकिन इस बार भी गार्ड काका ने हमेशा की तरह किसी भी नरेन के वहां होने से साफ इनकार कर दिया। फिर वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोले, पता नहीं ये लड़का आखिर है कौन। हर रोज 1 से 2 लोग जरूर आते हैं इसके बारे में जानने के लिए। इतना सुनना ही था कि लाली का माथा ठनका। उसने चौंकते हुए पूछा, और कौन आया था काका? हालांकि उसे पता था कि वो कौन हो सकता है, फिर भी उसने पूछ लिया। गार्ड काका ने जवाब देते हुए कहा, नाम तो नहीं पता उसका, मगर पहनावे से किसी गांव का ही लग रहा था। घनी मूंछें और पगड़ी। गार्ड काका जैसे अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए बता रहे थे। उसका हुलिया सुन लाली को एक बार फिर से डर ने आ घेरा। उसने अपना घूंघट कुछ और नीचे किया और बाहर की तरफ निकल आई। फुटपाथ पर पहुंचते ही उसकी नजर पगली माई पर पड़ी। 2 दिन बाद भी वो उसी हालत में थी, लेकिन इस बार उसने माई को नहीं टोका, बस चुपचाप सड़क पार करने की कोशिश में आगे बढ़ती चली गई। तभी उसे न जाने क्यों लगा कि उस पगली माई को कुछ पैसे दे दे, इसलिए वो वापस घूमकर माई के पास जा पहुंची। फिर अपने झोले में हाथ डालकर पैसे निकालने लगी। थोड़ी सी कोशिश के बाद ही उसे कुछ सिक्के मिल गए। वो सिक्के माई के बर्तन में डालते हुए उसकी आंखें भीग गई थी। तेज हवा के झोंकों में उसके सिर पर ढकी चुनरी टिक ही नहीं रही थी। उसने इस बार चुनरी गिरी ही रहने दी। अभी वो माई को देख ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बहन जी, ये आपका कोई कागज नीचे गिर गया था। कहकर उसने वो कागज लाली की तरफ बढ़ाया। जब लाली ने अनजाने में मुड़कर वो कागज पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो आखिर नंदराय की नजर उसके चेहरे पर पड़ ही गई और उसके मुंह से बरबस निकल गया। साली तू! नंदराय ने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन तब तक लाली सीधे माई के पीछे जाकर छुप गई और डर से सिसकते हुए बोली, माई मुझे बचा लो माई, ये आदमी मुझे मार डालेगा। लाली को ऐसे घबराता देखकर उस पागल माई ने वहीं कोने में पड़ी अपनी लाठी निकाली और उसे नंदराय को दिखाते हुए बोलने लगी, दूर रह, एकदम दूर, वरना आज तुझे बहुत पीटूंगी सोहन। लाली को देखकर नंदराय पर खून सा सवार हो गया था। अब उसे उस पगली माई का कोई लिहाज करना था भला। उसने खींचकर वो लाठी पगली माई के हाथ से छीनी और लाली की तरफ तानता हुआ बोला, चुपचाप वहां से निकल, वरना इस लाठी से ऐसा वार करूंगा कि तेरा भेजा निकल आएगा। और अगर तू अभी के अभी इधर नहीं आई तो तेरी इस पगली माई का भी बहुत बुरा हश्र करूंगा। नंदराय की धमकी सुनकर लाली के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था। भला अपनी वजह से वो उस पगली माई को मुसीबत में कैसे डाल सकती थी। इसलिए वो चुपचाप सिसकती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई।
नंदराय ने डंडा पगली माई की तरफ उछाल कर फेंकते हुए लाली से कहा, साली कुतिया, क्या सोचा था तू ऐसे मेरी इज्जत में बट्टे लगाकर भाग आएगी और नंदराय तुझे यूं ही जाने देगा? तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या किया है? अभी के अभी तुझे गांव ले जाकर वो सबक सिखाऊंगा कि फिर तेरी नस्ल में से कोई इस तरह घर छोड़कर भाग नहीं पाएगा। कहते हुए उसने लाली की लंबी सी चुटिया पकड़ी और उसे घसीटते हुए अपने साथ लिए ऑटो में बैठ गया। 4 दिन से पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा हूं तुझे। रिश्तों की मान मर्यादा सब खराब करके तू यहाँ बंबई में गुलछर्रे उड़ा रही है। तुझे तो अब मैं बताता हूँ, तू बस चल मेरे साथ। मैंने कुछ नहीं किया है नंजी, मैं तो बस। लाली सहमी सी आवाज में बोल ही रही थी कि नंदराय ने खींचकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। लाली बेदम सी होकर वहीं नंदराय की बाहों में झूल सी गई।